हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ अचीवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का 30 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो ये आप 30 क्वेश्चन को अच्छे से लगाए, इससे आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और काफ़ी हेल्प करेगा प्रैक्टिस में आपके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपसे पूछ रहा है। तो ए में है, ए सिंपल मोनोपोली फॉर्म ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें सिंपल मोनोपोली फॉर्म ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑलवेज आप लोग अगर बहुत प्रैक्टिस किए होंगे तो ऑलवेज का मीन्स कभी भी जो है ना इनकरेक्ट में जाता है, ट्रू में नहीं जाएगा, ठीक है। बट कहीं कहीं पर ट्रू में भी जाता है, इसीलिए पूरा सेंटेंस से पूरा लाइन पढ़ना चाहिए। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज मोनोपोली अर्न नहीं करती है, ठीक है। ये ऑलवेज पूछे बोल रहा है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट होगा। स्वीजी किनके डिमांड कर्व मॉडल इज बेस्ड नॉन मॉडल एक्सप्लेनिंग रिलेटिवली मोर satisfactory behavior of oligopoly firm for price rigidity। ओलिगोपोली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं ओलिगोपोली जो इकोनॉमिक्स में जो आया था कंसेप्ट ओलिगोपोली का, वो कौन दिए थे? स्वीजी दिए थे, ठीक है। और किनके, ये मैं आपको कुछ कीवर्ड बता रहा हूँ। ओलिगोपोली में जब भी ओलिगोपोली का बात हो, वहाँ पे किनकेड, प्राइस रिगेडिटी, इस तरीके का अगर वर्ड आए ना, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहा हूँ पूरा लाइन पढ़े, बट आपको दो लाइन दिखे और स्वीजी या कि ओलिगोपोली, तो इस टाइप में का जो है ओलिगोपोली में ये करेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। और वैसे भी आप पूरा लाइन पढ़ते हैं, स्वीजी किनके डिमांड कर्व मॉडल इज बेस्ड नॉन मॉडल एक्सप्लेनिंग रिलेटिवली मोर सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोली फॉर्म। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ए परफेक्टली कंपिटेटिव फॉर्म इज प्राइस टेकर। आप ये बताएं कोई भी परफेक्ट जहाँ पे कंपटीशन होगा, ठीक है, तो वो जो एक प्राइस रखेगा वही सेम दूसरा प्राइस रखेगा। तो यहाँ पे प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं होगा। प्राइस मेकर किस में होगा? मोनोपोली में, ओलिगोपोली में, ठीक है। यहाँ पे प्राइस टेकर होगा। तो ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट, डी देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे भी देख के आगे निकल सकते हैं, बट अभी अपने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब ऑप्शन को देखना। ए फॉर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है। तो मोनोपोलिस्टिक में कभी कभी क्या होता है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा भी कमाते हैं, कभी कभी पर थोड़ा कम भी कमाते हैं, तो ठीक है। ये सिर्फ और नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वी और डी, सॉरी सॉरी सॉरी, बी बी और सी, बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the demand curve is relatively highly elastic, the marginal revenue is zero, unity, पॉजिटिव, निगेटिव। जब डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक हो, तो जब हाईली इलास्टिक होगा तो जीरो, यूनिटी और पॉजिटिव। तो यहाँ पे हाईली इलास्टिक है तो पॉजिटिव होगा, अगर हाईली इन इलास्टिक होता तो निगेटिव होता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कभी कभी इस तरीके का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार जस्ट ये जो जून रिसाइकिल का हुआ 24 का, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए कुछ कुछ मैं डायरेक्टली क्वेश्चन भी डाला हूँ, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आप भी देख रहा हूँ पैटर्न में
कभी क्या होता है डायरेक्टली या सीक्वेंस, ये दो ही टाइप में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सीक्वेंस में जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होते हैं या थोड़ा भी अगर माइंड उस पर ये करते हैं तो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन तो आई थिंक बन जाता है बहुत से लोगों से। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ऐसा होता है। अब आते थर्ड क्वेश्चन पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस रिगिडिटी इज फाउंड? परफेक्टली competitive मार्केट, मोनोपोलिस्टिक competitive मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मार्केट। मैं आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, रिगिडिटी जो है या किनकेड, ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, ये मैं बताया था आपको ओलिगोपोली का, ठीक है। आप जब ओलिगोपोली फॉर्म में ये पढ़ेंगे ओलिगोपोली के बारे में तो आपको कुछ, और इसी तरीके से आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना हो तो आपको कुछ कुछ वर्ड, किसी भी टॉपिक का आपको कुछ कुछ वर्ड को जो है आपको कीवर्ड के तौर पे आपको याद रखना होगा, उसी से क्वेश्चन जो है बनेगा। सारे कंसेप्ट को वन टाइम, अभी मैं आपको स्पेशली बिजनेस इकोनॉमिक्स का अगर ये करवा रहा हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको जो है ये कर ले, बट पूरे कंसेप्ट के साथ। बट जब पूरे 20 यूनिट का 20 यूनिट एक बार आपको जो एग्ज़ाम में देना होगा ना, मैं पूरे यूनिट का एक बार भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। बट पूरे एग्ज़ाम में जब आता है ना तो वहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, अब कुछ कुछ वर्ड को मैं जैसे अभी ओलिगोपोली के बारे में बता रहा हूँ, बाद में अभी आएगा तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के भी बारे में बताऊंगा। आप लोग कुछ कुछ को नोट डाउन कर ले, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डूरिंग शॉर्ट रन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर? ऑप्शन है एम सी इज द मिनिमम, ए वी सी इज मिनिमम, ए सी इज मिनिमम, ए एफ सी स्टॉप डिक्लाइनिंग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डूरिंग शॉर्ट रन ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट corresponds दैट लेवल आउटपुट वेयर, तो इसका क्या है, ए सी इज, इसमें क्या होगा इसका, ए सी इज मिनिमम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 5 है। प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट्स फ्रॉम द फॉलोइंग? तो इसमें ऑप्शन है सब्सटीट्यूटिबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिसिटी। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट। अब इसमें क्या है कि इसमें आप कोई सा भी लॉजिक नहीं लगा सकते। मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट्स का जो है प्रोडक्शन फंक्शन में कौन कौन आएगा, तो इसमें आएगा सब्सटीट्यूटेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री और स्पेसिफिसिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1, 2, 4। इसमें थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा। इसमें आपको जो है ये एक मिनट में इसको, आप इसको चाहे तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन का मैन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कौन कौन सा है, तो आपको सारा जो है मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 6 पे। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एजर्सन एंड रीजनिंग का ये क्वेश्चन है।
एजर्सन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द फर्म इज दिस इनकर्स लॉसेज। रीजन बोल रहा है देयर प्रोडक्शन लेवल हैज टू रिमेन्स बिलो देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल। अब इसमें आपको बताना है कि दोनों, इसमें ऑप्शन दिया हुआ, आप ऑप्शन देख के इसका आपको आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एजर्सन को समझे कि एजर्सन बोल रहा है कि किसी भी फॉर्म को अगर सपोज दैट लॉस होता है ना, यहाँ पे इनकर्स लॉस होता है, तो उसका फॉर्म का जो है कैपेसिटी जो है वो मतलब एग्जिस्ट रहती है, ठीक है, एग्जिस्ट रहती है। मतलब अगर सपोज दैट आप किसी फॉर्म का प्रोडक्शन फंक्शन सपोज दैट 1000 यूनिट है 1 मंथ में, ठीक है, उसका सपोज अगर लॉस हो गया तो क्या उसका प्रोडक्शन का जो है, ये प्रोडक्शन का जितना उसका ये है कैपेसिटी है, तो वो क्या वो घट जाएगा लॉस होने पे? तो ये नहीं घटेगा। तो ये एजर्सन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब रीज़न पे आते हैं। रीज़न बोल रहा है कि कभी भी देयर प्रोडक्शन लेवल हैज़ रिमेन्स बिलो देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी। सपोज दैट एक फॉर्म है, फॉर्म का अगर कैपिटल सपोज दैट 10 लाख है ना, तो कभी भी उसको चाहिए ये कि वो अपना जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपना 10 लाख का जो उसका कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपिटल का, उससे वो कम करे। यहाँ है ना देयर प्रोडक्शन लेवल हैज़ टू रिमेन्स बिलो देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल, ठीक है। उसका जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है उससे हमेशा वो बिलो रखना चाहिए प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर कुछ हो प्रोडक्शन, अगर सपोज डेट अगर कोई प्रोडक्ट रुक गया या मार्केट थोड़ा स्लो है तो उसमें वो सस्टेन कर सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और एक आर जो है फुल एक्सप्लेनेशन कर रहा है, एक आर रीज़न का फुल एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको जो है पता चलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, देन उस पर टिक करना एजर्सन रीजन में। ये नहीं कि दोनों देगा करेक्ट है स्टेटमेंट टिक करके निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्टिमल input combination to minimize the cost for a given output will be at the point where ISO cost tangent to ISO point MRTS between inputs is equal. Any moment from optimum point will lead to low level of output. All the above condition are fulfilled. अब इसमें बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड्स ऑफ एक्शन कैन बी टेकन टू पुट द राइवल एट ए disadvantageous position under oligopoly market? Commitment, threats, promise, all of the above. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये ओलिगोपोली में डिसएडवांटेजियस पोजीशन जो है ये सभी में आता है। कमिटमेंट,
थ्रेट्स, पोजीशन, तीनों आता है इसमें, ठीक है। ये मैं कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टू द पॉइंट में क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम पूछा गया था, तो मैं इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरीके का डाल रहा हूँ। फिर इस नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगा इकोनॉमिक्स का, तो उसमें थोड़ा सीक्वेंस वाला क्वेश्चन डालूंगा। ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, और ये क्वेश्चन तो आता ही है। एक क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कुछ ऊपर नीचे करके, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही है, और सभी लोग इसको नोट डाउन कर ले और स्क्रीनशॉट हो सके पॉसिबिलिटी तो ले लें। और इसमें आप लोग मैच करें, अगर आप लोगों को याद हो तो मैच करें, नहीं तो मैं मैच करूँगा। इसका सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी किसने दिया था? W.J. बॉमोल्स। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट, ये किसने दिया था? रॉबिन मैरिस। मार्जिनली मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन, ये किसने दिया था? विलियमसन ने, O.E. विलियमसन। सेटिस्फाइंग बिहेवियर, कार्ट एंड मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मैं इसको आपको सीधा इसीलिए दिया, ऐसा क्वेश्चन में भी आ जाता है, बट इसमें आपको जो है ना याद के पर्पज से मैं आपको सीधा सीधा दिया हूँ। तो आप लोग इसको अगर याद हो जाएगा तो कुछ क्रॉस में भी रहेगा, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें, और पॉसिबल हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज equal to unity, the marginal revenue will be more than unity, equal to unity, equal to fraction of unity, equal to 0. Elasticity of demand average revenue curve equal to unity, marginal revenue will be equal to क्या होगा इसमें 0। जब एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है इक्वल टू यूनिटी होगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इक्वल टू 0 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है मोनोपोलिस्टिक, एक मिनट हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, मोनोपोलिस्टिक प्रेफर टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट विथ इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, एब्सेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मोनोपोलिस्टिक जो है मार्केट प्रीफर करता है टू सेल प्रोडक्ट मार्केट विथ कौन से इसमें डिमांड में? इलास्टिक डिमांड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इलास्टिक डिमांड। मैं थोड़ा कंसेप्ट पर्पस के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन में रखा हूँ इसमें, ठीक है। इससे काफ़ी सारा आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब इसको मोनोपोलिस्टिक का, जस्ट लाइक मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमिक्स में तो बहुत सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आता है। मैं आपको जब आने वाला होगा एग्ज़ाम तो मैं उस टाइम में बताऊंगा और उसका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली से तो 1 और 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक मैचिंग वाला 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, production function for a product is based on certain assumption। ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूटिविलिटी, प्रोडक्ट इलास्टिसिटी, प्रोडक्ट सॉरी स्पेसिफिसिटी। तो इसमें प्रोडक्शन फंक्शन जो है, प्रोडक्ट इज बेस्ड सर्टेन एजम्पशन, तो इसका सर्टेन एजम्पशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा, सब्सटीट्यूटेबिलिटी ये भी होगा, प्रोडक्ट इलास्टिसिटी ये जो है इसका पार्ट नहीं है, स्पेसिफिसिटी जो है ये भी इसका पार्ट है सर्टेन एजम्पशन का, जो है प्रोडक्शन फंक्शन का सर्टेन एजम्पशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30 है, देयर आर नो एग्जम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड इन द केस ऑफ, मीन्स इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है देयर आर नो एग्जम्पशन लॉ ऑफ डिमांड इन द केस ऑफ, मतलब कि कौन सा जो है एग्जम्पशन नहीं है, मीन्स एक्सेप्शन जो है नहीं है, ठीक है, सॉरी 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 एक्सेप्शन ही है, एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड का। तो ये गिवन गुड तो एक्सेप्शन है, आर्टिकल्स ऑफ कंसीक्वेंसेज कंजम्पशन ये भी एक्सेप्शन है, इग्नोरेंस ऑफ बायर ये भी एक्सेप्शन है, ये सिर्फ एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, बाकी सब एक्सेप्शन है, ठीक है। नॉर्मल गुड जो है ना आपको एक्सेप्शन के पार्ट में नहीं आएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, ओलिगोपोली कंपटीशन। यहाँ पे थोड़ा मार्केट के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, बाकी आने वाले वीडियो में इसका डिटेल्स में बताऊंगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, टीवी मैन्युफैक्चरिंग टीवी सेट्स रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे पहले समझते ओलिगोपोली जो होता है, ओलिगोपोली मार्केट जहाँ पे मैक्सिमम 3 to 4 5 6 इस तरीके का सेलर होता है, तो ये कौन सा मार्केट कहलाता है, ओलिगोपोली, ठीक है। मोनोपोली मीन्स आप समझते हैं सिंगल सेलर होता है, ठीक है, सिंगल सेलर होता है उसका पूरा मार्केट पे कब्जा होता है, तो वो मोनोपोली हो गया, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मीन्स कि बहुत सारा प्रोडक्ट है सेम, जस्ट लाइक आप सपोज दैट कॉलगेट है, तो इसमें आप देखे होंगे जो पेस्ट आता है तो उसमें कॉलगेट, क्लोजअप, सेंसोडाइन, रेड, ठीक है, डाबर का और भी पतंजलि, तो ये कौन से इसमें आएगा, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आएगा जिसमें कुछ सर्टेन मतलब 8-10 जो भी हो इसमें इस तरीके का हो कंपनी हो, जस्ट लाइक देखिए टीवी और रेफ्रिजरेटर जो है ये बहुत ज़्यादा इसका जो है आपको कंपनी नहीं मिलेगा, कुछ
इसमें कुछ सर्टेन ही लिमिट में ही इसका लिमिट मिलेगा, जैसे 5, 10, 15, 20 जो भी है। तो ये कौन से पार्ट में आएगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएगा, टीवी और रेफ्रिजरेटर। बाकी इसका मैं डिटेल्स में एक वीडियो जो है इकोनॉमिक्स का जो जो हाईलाइटेड टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो इकोनॉमिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन बनता है, तो उसका मैं हाईलाइटेड टॉपिक में एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारा मैं कंसेप्ट जो जो हाईलाइटेड टॉपिक होगा उसका क्लियर करूंगा डिटेल्स में, ठीक है। अभी थोड़ा शॉर्ट में मैं बताया हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप। ये नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा होता है? ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। तो ये नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड। और ये क्वेश्चन आई थिंक PYQ है, ठीक है। ये क्वेश्चन PYQ है और पूछा जा सकता है फ्यूचर में। तो इस तरीके का, जहाँ अभी हम देखते हैं सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस तरीके इसमें मान के चलो सपोज यार पेपर 2 कॉमर्स में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है हर पेपर 2 में, ठीक है। तो उसमें 10-20 क्वेश्चन इस तरीके का भी जो है इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और जिसका बेहतर तैयारी होता है, जिसका नहीं तैयारी है वो तो उसको जाने दो, वो तो तुक्का मार के ही आएगा, ठीक है। जिसका बेहतर भी तैयारी हुआ, यही सब जो है ना क्वेश्चन उसके नेट या JRF में डेंट लगाता है, वो गलती होता है, क्योंकि डायरेक्ट वो ये किए होता है प्रैक्टिस सीक्वेंस वाले का। सीक्वेंस में क्या है कि आपको एक दो भी अगर आप थोड़ा क्लेवरली जो है आप अगर ये कीजिएगा, तो 1 से 2 पॉइंट से भी आप क्वेश्चन बन सकता है। बट डायरेक्ट पॉइंट में जो है उसको आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट कुछ वर्ड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाउनवर्ड कर्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन रेफर टू परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन बायर्स एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में रिस्ट्रिक्शन जो है ना बायर और सेलर पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो कट गया। अगर जब ये कट गया तो इसमें फर्स्ट में देखिए ये भी कट गया ऑप्शन, ये भी हो गया और ये भी। देखिए इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा, ठीक है। बट आपको आगे भी अभी पढ़ना है, बट इस तरीके से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो किसी इस पे लाइन पे, तो आप इस तरीके से आगे टिक करके भी निकल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आप जो है इस तरीके से मार के भी टिक करके भी निकल सकते हैं। सपोज वी एंड 2 एंड 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 है, विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ काउजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फेनोमेनन ऑफ काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, माइक्रो, मैक्रो, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व on all its point has equal slope of the price demand curve, the price elasticity equal to unity, varying price elasticity, both shape and price elasticity equal। मैं आपको एक हाइपरबोला जो है शेप डिमांड कर्व जो है वो किसका बनता है, मैं आपको एक दो वर्ड और बताता चलूँ। ये ओलिगोपोली में जो है का जो किनकेट डिमांड कर्व जो बनता है वो किस शेप में बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये भी एक जो है ना ओलिगोपोली का जो है
एक पार्ट कीवर्ड मैं आपको बता दिया हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उसमें जो है प्राइस इलास्टिसिटी जो है इक्वल टू क्या होता है, यूनिटी। यूनिटी वर्ड भी जो है किसका पार्ट है, ये आपको ओलिगोपोली का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे भी आप जो है जब यूनिटी आ गया, हाइपरबोला किसका है, यूनिटी। तो इस तरीके से आपको वर्ड को कोलिरेट करके जो है ना आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। एट ए पॉइंट ऑफ सर्टिनिटी for a commodity the marginal utility is negative positive, zero, highly positive। At a point of certainty commodity the marginal utility is क्या होगा, जीरो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। आई थिंक फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो मैच द फॉलोइंग में आप इसके मैच करिए, उसके बाद मैं मैच करता हूँ। फॉर्म ग्रोथ रेट ये किससे होगा, आप लोग किए होंगे तो मैरिज से, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन ये किसका है, विलियमसन का। सेटिस्फाइंग बिहेवियर, कार्ड एंड मार्च हाइपोथेसिस, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, बायोमोल, ठीक है। और इसका आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये दो क्वेश्चन मैं करवाया हूँ मैच द फॉलोइंग का, और मैच द फॉलोइंग में यही दो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा जाता ही नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आप ले लें, एक क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मैं पहले भी बताया हूँ, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड states consumers are adequately buying all the products put into marketplace। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग डिमांड स्टेट्स कंज्यूमर आर एडिक्वेटली बाइंग प्रोडक्ट आउटपुट मार्केट प्लेस, फुल डिमांड, लेटेंट डिमांड, इरेगुलर डिमांड, ओवरफुल डिमांड। तो इसमें क्या होगा, फुल डिमांड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, अरेंज द फॉलोइंग प्राइस स्ट्रेटजी एंड अदर प्रैक्टिस एज पर द लाइफ साइकिल ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट ऑफ विच नो क्लोज सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल। इसमें जब क्या क्वेश्चन, नो क्लोज सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल, और इसमें अरेंज करने का बोल रहा है। तो सबसे आप लोग अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो अगर कभी भी आपको, जैसे यहाँ क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बोल रहा है, तो इसमें क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि जो ऊपर से नीचे के ऑर्डर में लगाना, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होगा, स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग जो है इसका नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। तब यही स्कीमिंग प्राइसिंग का मीन्स क्या, कि पूरा क्रीम को जो है उसको ये कर लेना, एक्वायर कर लेना, पूरा मार्केट का जो है जो भी हो
नया प्रोडक्ट लॉन्च करके जितना भी हो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम कमान जो अर्न करना। तो ये डी फर्स्ट में आएगा। डी फर्स्ट में आने का मीन्स क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 में है। तो ये दोनों कट गया। ये देखिए इसमें सीक्वेंस में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। अब जब उसके बाद देखते, एक तो हो गया ग्रेजुअल राइज इन प्राइस, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड मार्केट सेगमेंटेशन, ग्रेजुअल रिडक्शन इन प्राइस टू रिटेन सेल्स और लार्ज प्राइस कट। देखिए अगर ये 3 ऑप्शन में आपको कुछ नहीं भी समझ में आया होगा ना, तो लार्ज प्राइस कट, जब प्राइस कट होगा तो वो तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का तो पार्ट नहीं होगा, वो इन क्लोजली पार्ट तो वो नहीं होगा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का। वो तो लार्ज प्राइस कट कब होता है, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो आप इसको ई देखिए किस में, ई इसमें लास्ट में, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी 4th नंबर होगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से आप ये देखिए 2 ऑप्शन से आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन देख के रेंज द फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत भी अगर आप थोड़ा ये किए, माइंड अप्लाई किया, अगर आपका प्रैक्टिस है, थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर है तो आप बना सकते हैं। बट क्या है, मैं जो इससे पहले करवाई हूँ डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन, उसमें क्या कि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होना ही चाहिए। तो ये चीज़ है, अरेंज द फॉलोइंग का कुछ पॉजिटिव पार्ट है तो कुछ निगेटिव भी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, एजर्सन रीजन से क्वेश्चन है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑलवेज इकोनॉमिक्स प्रॉफिट जो है स्मॉलर होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल इकोनॉमिक रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बट और दोनों एक दूसरे को आप देखिए, दोनों जगह पे आप थोड़ा सिमिलर भी कर सकते हैं। ये देखिए इकोनॉमिक प्रॉफिट का इसमें भी बात हो रहा है, इसमें भी बात हो रहा है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट से। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर करेक्ट है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, ऑप्शन नंबर 24। विच मार्केट फॉरम लीड्स टू मोर टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट देन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट। इसमें मैं एक वर्ड और आपको, आप लोग अगर नोट डाउन करते होंगे तो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट जो है ना, ये भी किसका पार्ट होगा, ओलिगोपोली का। कहीं आप इस तरीके से क्वेश्चन आप जो है ना, आप अगर आप जाइए आप पढ़िए, अब ये वीडियो लगाने के बाद आप जाके ओलिगोपोली मार्केट को पढ़िए, आपको सही समझ में आएगा। ये प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट भी किसका पार्ट होगा, मोर टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या है ना कि ओलिगोपोली मार्केट में 4 to 5 सेलर होते हैं, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम जो है ना अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करते रहते, इम्प्रूव करते रहते, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल से जैसे भी हो, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट करते रहते, वही बात हो रहा है। विच मार्केट फॉर्म लीड्स टू मोर टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, ये किस में होता है, ओलिगोपोली में होता है। ये कंटिन्यू इसमें चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किनकेट शेप रेवेन्यू कर्व ऑफ ए फर्म रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मैं आपको बताया था किनकेट शेप जो है किसका पार्ट होगा, परफेक्ट, ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। अगर आप लोग नोट डाउन किए होंगे
तो आप बता सकते हैं ये किसका पार्ट है, ओलिगोपोली का। क्वेश्चन नंबर 26, इन केस ऑफ लिएंटॉफ प्रोडक्शन फंक्शन एल इज कंसीडर एज। लिएंटॉफ प्रोडक्शन फंक्शन में एल का क्या मतलब कंसीडर किससे किया जाता है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑप्टिमाइजेशन कंस्ट्रेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इन लोग को क्या कंसीडर किया जाता है लिएंटॉफ पैराडॉक्स में, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इन द केस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वांट। द प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व के कंटेस्ट में बताना है। तो निगेटिव यहाँ पे जो है बी है, ठीक है। कॉन्गेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन टेंजिबल, अपर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, when the negative income effect overwhelms the positive substitution effect so much that the demand curve is positively sloped, the commodity in consumption is described as। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझे, निगेटिव इनकम की बात हो रही है। यहाँ क्या है, when the negative income effect overwhelm positive substitution effect so much demand curve positively slow commodity in consumption describe। इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब आपका इनकम लो होता है, ठीक है, व्हेन द इनकम निगेटिव इनकम इफेक्ट, और तो कोई सा ऐसा प्रोडक्ट है जो उसका डिमांड जो है ना सो मच, डिमांड पॉजिटिवली स्लोप में, पॉजिटिवली स्लोप कब बनेगा, जब आपका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल गुड जब डिमांड, जब निगेटिव इनकम होगा तो नॉर्मल गुड का तो डिमांड बढ़ेगा नहीं, उसका घट सकता है, ठीक है, बढ़ेगा नहीं। तो और इन्फेरियर गुड्स का भी क्या होगा, नहीं बढ़। इसमें गिफन गुड का जो है, लग्जरी गुड्स का भी तो नहीं। जब लग्जरी गुड्स का क्या होता है, जब इनकम घटता है, ठीक है, तो उसका डिमांड भी घटता है, ठीक है। तो इसमें गिफन गुड्स मतलब क्या होता है ना, गिफन गुड्स मतलब मीन्स जो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। तो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आदमी कब परचेस करेगा, जब उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या इनकम जो है कम होगा, तब लो स्टैंडर्ड का जो है प्रोडक्ट वो परचेस करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एजर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो मैं इसमें एजर्शन बोल रहा है, एवरी परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म इन द लॉन्ग रन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर रीजन बोल रहा है, मार्केट प्राइस गेट फुल्ली एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन द डिमांड एंड द सप्लाई कंडीशन एंड द रिजल्टेंट फ्री एंट्री एंड एग्जिट of the firm in the perfectly competitive market so as only the normal profit persist। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है लॉन्ग रन में तो परफेक्टली कम्पिटेटिव जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है, वो
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह नहीं कमा सकती है। अब वैसे भी परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाएगी। दूसरा तो ये करेक्ट होगा। एजर्सन रीजन देख लेते हैं। मार्केट गेट प्राइस फुल्ली एडजस्टेड, ठीक है। डिमांड कर्व इन द सप्लाई, इसमें क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट होता है, ठीक है। इसमें कभी भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होता। तो ये दोनों क्या है, करेक्ट है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी जो है आर जो है कर रहा है ए का। तो ये होगा ए ऑप्शन और ये करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब आते हैं 30 पे। पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग strategy is appropriate when price elasticity of demand in मीन्स इसमें बोल रहा है पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग जो है कब होता है, कब अप्रोप्रिएट मतलब होगा। स्ट्रेटेजी इज अप्रोप्रिएट मीन्स आप किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जो है, ये सॉरी प्राइस जो है कम करोगे तो वो कब बेस्ट होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट इज हाईली इन इलास्टिक, जब हाईली इन इलास्टिक होगा तो उस टाइम में तो क्या है, ये सही नहीं होगा। पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट इज अनसर्टेन, जब अनसर्टेन भी होगा तो भी ये प्राइस सही नहीं होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट इज हाईली इलास्टिक, उस कंडीशन में पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग जो है अप्रोप्रिएट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ को देखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट इज निगेटिवली, नहीं निगेटिवली होगा तब तो और नहीं इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसी तरीके से आपको 2 से 3 टाइम जो है आप इस वीडियो को लगाएं, इससे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस होगा। और आप इकोनॉमिक्स में कीवर्ड पे मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ये करें, कोई भी टॉपिक ले और उसके साइड में उसका कीवर्ड सब नोट डाउन कर ले और उसको रोज़ जो है गो थ्रू करें। इससे आपको काफ़ी प्रैक्टिस होगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट जब एक बार जो लोग कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको तो पता ही होगा, ठीक है। जो लोग कभी कभी मैं ऐसा भी देखता हूँ कि जो लोग 5-6 टाइम 7 टाइम से दे रहे हैं बट उसका क्लियर नहीं हो रहा, यही सब सेली मिस्टेक के कारण, ठीक है। पूरा कंसेप्ट आप एक बार में समझ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कीवर्ड का ही यूज़ करना होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके का वीडियो मैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मैं डालता रहूँगा प्रैक्टिस के लिए।